हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शामिल करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग गांधी युग का पार्ट 4 समझेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से चलाया गया था और क्या है इस भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखता है, चाहे वो PCS एग्ज़ाम हो या UPSC का PG और मेंस हो, है ना। इस तरह के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए इस भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में एक अच्छा समझ होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी अहमियत को समझते हुए आज हम लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना, काफ़ी अच्छे से, सावधानी से और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हमने इससे जुड़े हुए सारी बातों को मेंशन करने का प्रयास किया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो से ही देख रहे हैं कि गांधी युग से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है वही हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने गांधी युग के 3 पार्ट को अपलोड कर दिया। ये आज पार्ट 4 है। ये गांधी युग यहीं पर से समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज गांधी युग का लास्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। गांधी युग पार्ट 4 यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, यही हमारा टॉपिक है। तो ये अंतिम पार्ट है, जिसमें हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को समझेंगे और इसी आंदोलन के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और उसी के 1 साल बाद गांधी जी का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाएगा और यहीं से गांधी युग खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हम समझते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास को। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास शुरू होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जैसा कि हम जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लागू करना पड़ा था, यानी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम बना के देना पड़ा था। तो उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में बहुत सारी बातें थी, है ना। उस बात को हम लोग भारत के संवैधानिक विकास, है ना, भारत का संवैधानिक विकास के, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग उसमें समझेंगे कि क्या क्या डिटेल्स में समझेंगे विस्तार से कि क्या क्या बातें कही गई थी उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा है। और भारत के संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद उसी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। और क्या बोलते हैं, उसमें वो बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा एक लंबा टाइप का एक्ट बना के दिया गया था, जिसमें लगभग 451 धाराएँ थी, 15 परिशिष्ट था, मतलब तो बहुत सारी बातें थी उसमें। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि उस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के ब्रिटिश प्रांत में चुनाव कराया जाना था। देसी राज्यों में नहीं, बल्कि ब्रिटिश प्रांत में, यानी देसी राज्य में नहीं, जहाँ पे भारतीय राजाओं का हुकूमत था वहाँ नहीं, बल्कि ब्रिटिश प्रांत में, है ना, जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत था, वहाँ पे, है ना, 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत भारत में चुनाव कराना था। तो पहले तो कांग्रेस के जो नेतागण थे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने इस 1935 के भारत शासन अधिनियम का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया, इसको मानने से इनकार किया। लेकिन उसके बाद, है ना, यानी कि लगातार 2 साल तक 1935 से 37 लगातार 2 साल तक इसी तरह का चलता रहा माहौल, है ना। कुछ नेता सहमत थे, कुछ नेता सहमत नहीं थे। गांधी जी भी शुरू में असहमत थे कि इस चुनाव के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ही नहीं, यानी कि हमको वही पसंद नहीं है, यानी कि हम उसी का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो उनको लगेगा कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। तो कुल मिला के उस एक्ट का बहिष्कार किया गया और इसीलिए चुनाव के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन लगभग 2 साल के विचार विमर्श के बाद कांग्रेस के सभी नेता तैयार हो गए और भारत में जनवरी 1937 में भारत में चुनाव हुआ। उस समय देसी प्रांत के लगभग उस समय ब्रिटिश प्रांत के लगभग 11 राज्य थे, 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांत में, है ना, चुनाव हुआ 1937 में। और इस चुनाव में कुल मिला के ऐसा नहीं आज के जैसा कि सभी 18 वर्ष के वयस्क के लोगों को मताधिकार है, वैसा उस समय नहीं था, है ना। कुल मिला के कुछ विशेष सीमित मताधिकार दिया गया, सीमित लोगों को ही मताधिकार दिया गया, यानी कि उस समय लगभग 3 करोड़ लोगों को ही मताधिकार दिया गया, यानी कि कह सकते हैं
कह सकते हैं 3 करोड़ लोगों को ही मताधिकार दिया गया, है ना, जो उस समय की जनसंख्या का 14% था, है ना। इतने लोगों को मताधिकार दिया गया। 11 प्रांत में चुनाव हुआ, 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ, है ना। और कुल मिला के 1585 सीट था। इस 11 ब्रिटिश प्रांत में 1585 सीट था, जिसमें कांग्रेस 1585 सीट पे कांग्रेस लड़ी चुनाव, है ना। 1585 सीट पे नहीं, यानी कि जो मुस्लिम आरक्षित क्षेत्र था, मुस्लिम आरक्षित सीट था, है ना, उस पर कांग्रेस ने नहीं लड़ा, केवल 58 पे ही लड़ा। मुस्लिम आरक्षित टोटल 1585 था, मुस्लिम रिजर्व सीट था 482 मुस्लिम रिजर्व सीट था। इसमें से कांग्रेस ने इसमें भी कांग्रेस ने अपने इस 482 सीट में भी लगभग 58 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। उसके बाद जब यह चुनाव संपन्न हुआ तो कुल मिला के लगभग 760 सीटों पर कांग्रेस का जीत हुआ, और इस 482 में केवल 106 पर ही मुस्लिम लीग सिमट गई। इससे साबित होता था कि मुस्लिम लीग के प्रति भारतीय मुसलमानों की रुचि उतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना। 11 प्रांत 1585 सीट पर चुनाव हुआ, है ना। 482 मुस्लिम आरक्षित सीट था, जिसमें 106 प्राप्त हुआ मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। उसके अलावा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, 760 सीट प्राप्त की। उसमें से 58 सीट पे मुस्लिम लीग ने, यानी मुस्लिम रिजर्व सीट पर भी कांग्रेस ने 58 कैंडिडेट को, है ना, मैदान में उतारा, जिसमें से 26 में यहाँ भी कांग्रेस को मेजोरिटी हासिल हुआ, यानी कि बहुमत प्राप्त हुआ, यानी कि जीत गई। तो कुल मिला के इसे साबित होता है कि मुस्लिम रिजर्व, है ना, मुस्लिम रिजर्व सीट पे भी, है ना, मुस्लिम लीग के प्रति भारतीय मुसलमानों की, है ना, उतनी यानी कि रुचि नहीं थी। बहुत ही निराशा हुआ इससे मुस्लिम लीग को, कि यानी कि बुरी तरीक़ा से इस चुनाव में उनका पराजय हुआ। अगर बात किया जाए 11 प्रांत उस समय कौन कौन थे, तो बम्बई थे, मद्रास थे, है ना। बम्बई था उस समय का बम्बई प्रांत, मद्रास प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, यानी कि मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रांत, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, उड़ीसा, बिहार, ये 11 प्रांत थे, है ना। तो कुल मिला के 11 प्रांत में से 6 प्रांत पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, और 2 पे कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई। यानी कि बात किया जाए तो बम्बई मद्रास, है ना, बम्बई मद्रास, उसके अलावा संयुक्त प्रांत, इसके अलावा मध्य प्रांत 3-4, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, इन 6 जगहों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और 2 जगहों पर कांग्रेस ने गठबंधन का सरकार बनाया, जैसे कि असम, और इसके अलावा यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रांत, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत में कांग्रेस ने गठबंधन का सरकार बनाया। और इस तरह से
6+2 यानी कि 8 प्रांत में कांग्रेस का सरकार बना और 3 प्रांत में मुस्लिम लीग का सरकार बना। INC या केवल 3 प्रांत में मुस्लिम लीग का सरकार बना, यानी कि केवल एक प्रांत सिंध पर ही मुस्लिम लीग है ना बहुमत में आई थी पूर्ण रूप से। इसके अलावा पंजाब और बंगाल में है ना, बंगाल के कोई हयात खान थे है ना, उनके साथ गठबंधन किया। और इसके अलावा पंजाब में जो शासक थे उनके साथ गठबंधन का सरकार मुस्लिम लीग ने बनाया। तो कुल मिला के 3 प्रांत में मुस्लिम लीग का सरकार का गठन हुआ। तो इस तरह से 1937 का ये चुनाव हुआ है ना, जिसमें पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला। और इसके अलावा अब ये कांग्रेस के मंत्रिमंडल है ना ब्रिटिश वायसराय के सहयोग से, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सहयोग से है ना, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, सेंट्रल में उनकी सरकार थी, ये सिर्फ प्रांत में है ना भारतीय लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया गया था। तो इस तरह से अब कांग्रेस की मंत्रिमंडल है ना ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सहयोग से नियंत्रण में काम करने लगी है ना। इस 28 महीने तक ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल था है ना, ये लगभग 28 मंथ तक लगा रहा। 28 महीने तक ये इस तरह से ब्रिटिश प्रांत में भारतीय मंत्रिमंडल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये शासन चलता रहा। मुस्लिम लीग को इसे बहुत निराशा हुआ है ना, चलता रहा। उसके बाद शुरू होता है युद्ध का दौर। जैसा कि हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार, एज वी नो वेरी वेल डेट द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1939। जैसा कि हम जानते हैं 1939 में है ना सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। 1 सितंबर है ना 1 सितंबर 1939 को है ना ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था है ना, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और उसी के बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन फ्रांस भी युद्ध में पोलैंड की तरफ से शामिल हो गया। और उसी दिन उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने ये घोषणा कर दिया कि भारत भी हमारे तरफ से युद्ध में शामिल है। भारत भी ब्रिटिश के तरफ से युद्ध में शामिल कर जाए, भारत को भी युद्ध में धकेल दिया। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे हम लोग है ना अब हम यहाँ पे आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को है ना, जिसमें हम लोग कारण को मेंशन करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया भारत छोड़ो आंदोलन के एक पहलू को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है ना, और एक पॉइंट को हमने मेंशन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, फिर हम लोग समझेंगे आंदोलन की शुरुआत। पहले सभी कारणों को देखेंगे कि क्या क्या कारण था जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का माहौल तैयार हुआ। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसके बाद आंदोलन की शुरुआत को देखेंगे कि आंदोलन का शुरुआत किस प्रकार हुआ है ना, आंदोलन का स्वरूप कैसा था, किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, क्या उसी तरह जैसे असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। फिर हम आंदोलन के प्रसार को देखेंगे, आंदोलन में जनता की भागीदारी यानी कौन सी जनता क्या कर रही थी, कितनी जनता का भागीदारी था इसमें, कहाँ तक इसका फैलाव हुआ ये भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर हम लोग समझेंगे आंदोलन का परिणाम क्या निकला, आंदोलन की विशेषता क्या थी, भूमिगत गतिविधियाँ यानी उस समय अंडरग्राउंड होकर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है ना लड़ रहे थे, क्यों अंडरग्राउंड होना पड़ रहा था, समानांतर सरकार की स्थापना है ना, सरकारी दमन यानी कि इस असहयोग आंदोलन इस भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, इन सारी बातों को एक पहलू को हम लोग है ना अच्छे से विस्तार से डिटेल से समझेंगे, ताकि किसी भी तरह के एग्जाम में कहीं से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आसानी से जवाब दे सकें। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे कारण मेंशन किया। सबसे पहला कारण हमने मेंशन किया द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे भारत को युद्ध में धकेलना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे भारत को युद्ध में धकेलना। दिस वाज द फर्स्ट कॉज ऑफ है ना स्टार्टिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ये पहला कारण था जिसके वजह से है ना भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय नेताओं के द्वारा शुरू किया गया।
यानी कि जैसा कि हमने देखा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, है ना, और 30 सितंबर 1939 ईस्वी को ब्रिटेन फ्रांस युद्ध में शामिल हुआ पोलैंड की तरफ से, और उसी दिन, है ना, उसी दिन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ये घोषणा कर दिया कि भारत भी ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में शामिल है। अतः इस बात का जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल को, है ना, जब सूचना मिला तो बहुत ही वो यानी कि आश्चर्यचकित हो गए, है ना, बड़ा उनको निराशा हुआ, है ना, बड़ा असंतोष उनको हुआ कि भारतीयों से बिना पूछे ही भारत के पक्ष में निर्णय लेने वाला ये ब्रिटिश कौन होता है, जबकि, है ना, हमारी पार्टी थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हमारे मंत्रिमंडल से उनसे पूछा भी नहीं गया और भारत को युद्ध में धकेल दिया गया। अतः इस बात से पूरे, है ना, भारतीयों में निराशा उत्पन्न हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के इस फैसले से, है ना, और पूरे भारतीय राजनेता में निराशा उत्पन्न हुआ, पूरे कांग्रेस पार्टी में निराशा उत्पन्न हुआ। और उसी समय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, है ना, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, है ना, इस बिना पूछे भारत को युद्ध में धकेल देने की वजह से लॉर्ड लिनलिथगो के इस फैसले से, है ना, तुरंत जो है कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, है ना, और उसके बाद, है ना, युद्ध में कोई सहयोग न करने का, है ना, प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने करना शुरू कर दिया, राजनेताओं ने शुरू कर दिया। अतः ये एक कारण बना, है ना, यानी भारत को युद्ध में धकेल देना बिना पूछे, है ना, इस वजह से यहाँ पर से माहौल, यानी कि यहीं से माहौल जो है अंग्रेजों के प्रति, यानी ब्रिटिशर्स के प्रति टकरार का माहौल शुरू यहीं से हो गया। उसके बाद आगे लंबी प्रक्रिया है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव की विफलता। जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने, है ना, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और युद्ध में भारतीय सहयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स का यानी इंग्लैंड का सहयोग नहीं करेंगे, इस बात का निर्णय लिया, तो, है ना, ब्रिटिश सरकार के लिए एक चिंता का विषय उत्पन्न हो गया, क्योंकि, है ना, युद्ध में, है ना, कमजोर पड़ रहा था मित्र राष्ट्र, है ना, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, इन सारे क्षेत्रों पर चढ़ाई किया जा रहा था दूरी राष्ट्र के द्वारा, है ना, जापान के द्वारा मुख्य रूप से चढ़ाई किया जा रहा था भारत के पड़ोस में। तो भारत का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए एकदम आवश्यक था कि भारत चाहे जैसे भी हो, है ना, युद्ध में समर्थन करे। तो अतः भारतीय राजनेता लोग, है ना, कांग्रेस पार्टी जो थी, है ना, वो तैयार हो गई थी इस शर्त पे कि हाँ, हम लोग, गांधी जी ने भी ये शर्त रखा, गांधी जी ने भी यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग, है ना, भारतीय जो है युद्ध में पूरा सहयोग करेंगे, तब करेंगे जब आप जो है केंद्र में, है ना, सरकार बनाइए, भारतीयों का सरकार केंद्र में बना दीजिए और एक पूर्ण वादा कीजिए, है ना, एक पूर्ण वादा कीजिए कि हमको, यानी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यानी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ये पूर्ण वादा किया जाए और केंद्र में सरकार बना के दिया, तत्काल केंद्र में सरकार बना के दिया जाए, तब हमको भरोसा होगा। नहीं तो वादा तो हम हमेशा करते हैं कि युद्ध के बाद, है ना, युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज लौटा दिया जाएगा, नहीं तो एक जिम्मेवार सरकार बना के दिया जाएगा, ये वादा तो हमेशा करते हैं, भरोसा नहीं है। इसीलिए अभी के अभी आप केंद्र में सरकार बनाइए, सेंटर में सरकार बनाइए भारतीयों का, और उसके बाद ये पूर्ण वादा कीजिए कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। तो इस शर्त पे वो तैयार नहीं हुए, है ना, और भारतीयों को खुश करने के लिए, ब्रिटिश इस शर्त पे तैयार नहीं हुए और भारतीयों को खुश करने के लिए, है ना, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, है ना, एक प्रस्ताव भेजे जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, है ना, एक प्रस्ताव भेजा गया जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है ना। इस प्रस्ताव के तहत, है ना, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, है ना, भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए, है ना, एक प्रस्ताव भेजा गया जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें ये बातें कही गई थी कि भारत को, है ना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक ना। इस अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी,
युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी और उस समिति में भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद, युद्ध समाप्ति के बाद यानी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय लोग, है ना, युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा बनाया जाएगा जिसमें भारतीय लोग अपनी सर्वसम्मति से अपनी अधिकार को ध्यान में रखते हुए, है ना, और खुद से अपने संविधान का रूपरेखा तैयार करेंगे, है ना, अपने संविधान का रूपरेखा तैयार करेंगे और खुद से अपना संविधान बनाएंगे। यानी कि युद्ध के बाद भारतीय लोगों को ये मतलब परमिशन दिया जाएगा कि वो अपनी संविधान सभा का गठन करे और अपना संविधान निर्माण करे। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा भारतीय, है ना, यानी कि भारत की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को भी भारत की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, उसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इस तरह से, है ना, अनेकों, यानी इस तरह से, यानी ये सब बातें, या अनेकों नहीं, इतना ही बात, है ना, इतना ही बात जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, है ना, यानी कि 1940 में किया गया था और ये प्रस्ताव भारतीयों के लिए लाया गया था ताकि भारतीय लोग इस प्रस्ताव को देखकर खुश हो जाएं, है ना, और द्वितीय विश्व युद्ध में उनका सहयोग करें। लेकिन इस प्रस्ताव को, है ना, और इसी प्रस्ताव में एक बात और कहा गया था कि संविधान जो बनाया जाएगा उसमें अल्पसंख्यकों को, है ना, विशेष अधिकार दिया जाएगा, है ना, कि कोई भी कानून, है ना, ऐसा अधिकार दिया जाएगा कि कोई संविधान जो है कोई भी कानून बनाएगी तो अल्पसंख्यकों की सहमति के बाद ही कानून बनाएगी, ऐसा अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। यानी अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये सारी बातें याद रखना दोस्तों, है ना। अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। पहला बात, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के बाद, है ना, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय लोग खुद अपने अधिकार को, है ना, अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए एक संविधान का निर्माण करेंगे, अपनी संविधान का खुद से रूपरेखा तैयार करेंगे, है ना। तीसरा बात कहा गया, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, है ना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी, है ना, भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा, है ना। ये अधिकार कि अल्पसंख्यक की सहमति के बाद ही कोई कानून बनाया जाएगा। ये सारी बातें इस अगस्त प्रस्ताव में कही गई, है ना। तो भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट किया, यानी अस्वीकार किया, यानी कि इस अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को चाहिए ही नहीं था। भारतीय राजनेता को अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था, है ना। ये बात तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, है ना। ये तो आज से लगभग 12 या 11 साल पहले किया गया था, है ना। अब भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए थी, अब भारत को पूर्ण भारत चाहिए था, कंप्लीट इंडिया चाहिए था, वो भी स्वतंत्र चाहिए था। अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए था भारतीयों को, है ना। जो मान आज से 11 साल पहले किया गया था वो अब जाके पूरा किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। इसीलिए भारतीय लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए थी। मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ये पसंद आया, मुस्लिम लीग को, है ना, ये जो अगस्त प्रस्ताव था वो पसंद आया क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी। लेकिन इसमें कहीं भी पाकिस्तान, है ना, एक पाकिस्तान नाम का देश बनेगा, है ना, पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनेगा, इसका कहीं पे चर्चा नहीं किया गया था, है ना। टैक्स वाई मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या किया, तो इसको खारिज कर दिया। और इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेट की मांग तो पहले ही अप्रासंगिक हो चुकी है, यानी कि ये पहले ही खारिज हो गया। ये तो हमने तो मांगना बंद ही कर दिया। डोमिनियन स्टेट का मांग पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है ना। गांधी जी ने इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि इस अगस्त प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और औपनिवेशिक सरकार के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। इस तरह से, है ना, कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसके बारे में अलग अलग टिप्पणी करके और इसको खारिज कर दिया। और इस तरह से ये अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव यानी कि ये अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। अतः
ये अगस्त प्रस्ताव का विफल हो जाना भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण बना। अगर सफल हो जाता, भारतीय मानने को तैयार हो जाते, तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता, लेकिन विफल हो गया, है ना। उसके बाद फिर, है ना, अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, उसके बाद ये कारण बन गया, है ना, भारत यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बन गया। 8 अगस्त 1940 को ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। यहाँ पे हम समझ गए। इससे इम्पोर्टेंट जो भी बात है हम यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना, याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगस्त प्रस्ताव में, है ना, कुल 5 बातें मेंशन की गई थी, वो याद रखेंगे। जैसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा, है ना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। संविधान युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भारतीय लोग अपने अधिकार को मद्देनजर रखते हुए, है ना, संविधान का एक रूपरेखा तैयार करेंगे, है ना, और जिसमें अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाएगा, है ना, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। ये सब बातें याद रखनी है कि क्या कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में, है ना। अगर हम लोग, है ना, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मतलब बनाया जाएगा, जैसे अगस्त प्रस्ताव क्या था, है ना, इस पर एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें हम लोग लिख के समझेंगे। अभी फिलहाल इसी तरह समझते हैं। द्वितीय विश्व भारतीयों से पुनः पूछे, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो ने ये किया था, ये फैसला लिया था। तो यहाँ पे कुछ जो बातें लिखने वाली होगी हम लिख देंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा याद रखने में। तो इस अगस्त प्रस्ताव के विफल हो जाने के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा दिल्ली चलो तक का आह्वान किया। इस अगस्त प्रस्ताव के विफल हो जाने के बाद 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, है ना, अगस्त 1940 को आया, है ना, तो उसके बाद अक्टूबर 1940 में, है ना, अगस्त 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। उसके बाद अक्टूबर 1940 में यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि 11 अक्टूबर 1940 को, है ना, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। यानी कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन, यानी एक शांतिपूर्वक सत्याग्रह शुरू किया गया, है ना। और इसमें बहुत सारे लोगों को शामिल नहीं किया गया। गांधी जी के द्वारा ही सत्याग्रही चुने जा रहे थे, है ना। गांधी जी ने जिन लोगों को चुना वही लोग इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हो रहे थे, है ना। शांतिपूर्ण रूप से व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जा रहा था। क्यों, ऐसा क्यों गांधी जी ने शुरू किया? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का क्या जरूरत था? तो हुआ क्या कि अगस्त प्रस्ताव के बाद सरकार जो है एकदम शांत बैठ गई। उनको यानी कि वो किसी भी तरह का कोई भी सुधार का काम करने के कोई मूड में नहीं, किसी तरह यानी भारतीयों की मांग को अनदेखा कर दिया और शांत बैठ गए। यानी कोई यानी उनमुनाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, है ना। और इसके अलावा भारत के अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा था। तरह तरह का एक के बाद एक प्रतिबंध लगाया जा रहा था। भारत की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, है ना। इसके अलावा संगठन या बनाने की आज़ादी को छीना जा रहा था, है ना। इसके अलावा जनसभा करने की आज़ादी, है ना, इन सारी आज़ादी को छीना जा रहा था। अतः इसी के दबाव में, है ना, इसी को दूर करने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि हम लोग शांत नहीं बैठे हैं, है ना, और हम अभी भी आपके, है ना, हम अभी भी आपके तरफ से किसी यानी आपके तरफ से लिए जाने वाली किसी कदम का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी संवैधानिक सुधार का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। आप इस तरह से हाथ पे हाथ चढ़ा के बैठे न रहिए, नहीं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन कर सकते हैं। ये उसी की, है ना, ये उसी की क्या भाई, तो झलक है, ये उसी की झलक है ना। इसको देखिए और समझिए और हम पे भी थोड़ा यानी कि मंथन कीजिए, हमको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। तो इसी बात को एहसास दिलाने के लिए, है ना, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें दिल्ली चलो तक का आह्वान किया। ये अगस्त प्रस्ताव के बाद 11 अक्टूबर 1940 को किया गया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1940 को यह व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, जिसमें सत्याग्रही गांधी जी खुद चुन रहे थे। सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, बल्कि गांधी जी के द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्ति ही इसमें इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे थे, और वो भी शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे, जिसमें सिर्फ, है ना, एक जगह पर जाकर भाषण दिया जा रहा था। बस एक जगह पर जाकर, है ना, भाषण दिया जा रहा था और लोगों को युद्ध में, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का सहयोग न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स का कोई सहयोग नहीं करना द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मांग किया जा रहा था, है ना। इस तरह का यानी कि बात सब कहा जा रहा था। लोग सिर्फ भाषण दे रहे थे अलग अलग जगहों पे,
है ना। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही थे, है ना, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, है ना, जिन्होंने 11 अक्टूबर 1940 को, है ना, पवनार जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है ना, पवनार जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, 11 अक्टूबर 1940 को, है ना, जाकर एक जनसभा किए, है ना, भाषण दिए, है ना, और उसके बाद ये लगातार, है ना, सत्याग्रह करते रहे और 21 अक्टूबर 1900, है ना, 21 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यानी इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जगह जगह जाकर, है ना, एक जनसभा करना है, भाषण देना है, लोगों को युद्ध में न सहयोग करने के लिए जागरूक करना है ना, और गिरफ्तारी देना है। तो 21 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत इंडिविजुअल मूवमेंट के पहले सत्याग्रही कौन थे भाई? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, है ना। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही कौन थे? है ना, तो जेल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। जेल नेहरू जो 31 अक्टूबर को शुरू किए थे, है ना, दूसरे सत्याग्रही जेल नेहरू जो 31 अक्टूबर को शुरू किए थे। तीसरे हैं ब्रह्मदत्त, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इसके अलावा बहुत सारे हैं, कुल मिला के 3 याद रखेंगे, ठीक ना। और इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जा रहा था, है ना, और बहुत सारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी किया गया, है ना। ये सत्याग्रह जो शुरू हुआ 2 फेज में शुरू हुआ, यानी कि 2 काल में शुरू हुआ। एक बात करते हैं, अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940, है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए शांत हो गया, कुछ दिन के लिए रुक सा गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ जनवरी 1941 से दिसंबर 1941, है ना। यानी कि 2 फेज में ये सत्याग्रह शुरू किया गया। कहा जाए तो अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940, है ना, जिसमें युद्ध में सहयोग न करने का, है ना, युद्ध में सहयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था, है ना, भाषण दिया जा रहा था, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बल दिया जा रहा था, है ना। इस तरह से कार्यक्रम ये सब चलाया जा रहा था। उसके बाद शुरू हुआ, है ना, जनवरी 1941, जनवरी 1941 से दिसंबर 1941। इस चरण में व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा लोगों को दिल्ली चलो, यानी दिल्ली तक चलने का आह्वान कराया जा रहा है। लोगों को दिल्ली तक चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसमें भी युद्ध में सहयोग न करने के लिए जागरूक किया जा रहा था, है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जागरूक किया जा रहा था। और इसके अलावा इसी सत्याग्रह के द्वारा लोगों को दिल्ली चलो तक के लिए, है ना, तैयार किया जा रहा है। यानी दिल्ली चलो, दिल्ली तक चलो, है ना, यानी दिल्ली चलो, दिल्ली तक चलने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था, ताकि वहाँ जाकर एक बड़ा आंदोलन किया जाए, है ना। इसी में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, है ना, और वो दिल्ली चलो तक के अभियान में शामिल हुए। तो इसी वजह से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या कहा जाता है भाई? तो दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में रखना है ना, नोट करना है कापी में कि इस तरह से ये सब कुछ कहा जाता है। ये सब जुड़ा हुआ, यानी किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ये सब बात है जो हम बोर्ड पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। आप कापी में नोट कीजिएगा। इसी सब व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें दिल्ली चलो तक का आह्वान किया गया। अतः ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा, है ना, दिल्ली चलो तक का आह्वान किया गया, है ना, और एक माहौल तैयार हो गया बड़े आंदोलन का, है ना। दिल्ली तक लोग, है ना, यानी दिल्ली के लिए लोग रवाना होना शुरू हो गए, ताकि वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन किया जा सके। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह द्वारा दिल्ली चलो तक का आह्वान भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख कारण था, है ना। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता, यानी क्रिप्स मिशन की विफलता। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स मिशन,
है ना, याद रखना है इसमें कि क्रिप्स मिशन है ना, जब ये यानी कि दबाव बढ़ता जा रहा है, ब्रिटिशर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उधर इंग्लैंड का पराजय हो रहा था। जापानी सेना जो थी, धुरी राष्ट्र की जापानी सेना, धुरी राष्ट्र की जो धुरी राष्ट्र का सदस्य था जापान है ना, वो जापानी सेना सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर अधिकार कर लिया था है ना, उसको जीत लिया था। अब वो भारत में प्रवेश कर सकता है, यानी पूरा पूर्ण रूप से भय था भारत में प्रवेश करने का है ना। कमज़ोर पड़ रही थी, 1941 का बात है, 1941-42 का बात है यार। इंग्लैंड फ्रांस पूर्ण रूप से कमज़ोर पड़ गया। पलड़ा धुरी राष्ट्र का भारी था है ना, धुरी राष्ट्र के सभी सदस्य देश पूर्ण रूप से हावी थे मित्र राष्ट्र पर है ना। ब्रिटेन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, अमेरिका है ना, सॉरी अमेरिका दोस्तों में नहीं है, रूस, चीन और फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका है ना, फ्रांस, इन सारे देशों में, अमेरिका भी था है ना, इन सारे देशों के द्वारा एक ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था कि भारत को किसी भी तरह से युद्ध में अपने पक्ष में लो, भारत को किसी भी तरह अपने साथ में युद्ध में लो, ताकि हम मजबूत हों। इसका दबाव बढ़ते जा रहा था कि देखो भारतीय लोगों की क्या समस्या है, वो क्या अपना राजनीति यानी कि वहाँ क्या राजनीतिक असंतोष बना हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ भारतीय लोगों के द्वारा कैसा राजनीतिक उथल पुथल मचाया जा रहा है, क्यों मचाया जा रहा है, उसको देखो, उसके समस्या का निपटारा करो और किसी भी तरह से उसको युद्ध में शामिल करो अपनी तरफ से, समझ रहे हैं। तो इस दबाव में आकर है ना, और चूंकि उसको खुद भी ज़रूरत था, अगर ये लोग दबाव नहीं बनाते फिर भी उसको आवश्यकता थी, क्योंकि डर था, क्योंकि भय था जापान कहीं भारत पे कब्जा करके उसके हाथ से भारत जैसा अपनी देश छीन न ले है ना, और भारत पे भी अधिकार न कर दे, और इसके अलावा भी वो युद्ध में पराजित हो। तो इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा, याद रखेंगे ये सब कुछ, यानी ये सब कुछ याद रखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा है ना एक मिशन भेजा गया है ना, एक योजना भेजा गया है ना, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे भाई? स्टेफर्ड क्रिप्स है ना, यहाँ पे भी हमने मेंशन किया सर स्टेफर्ड क्रिप्स है ना। 23 मार्च 11 मार्च को ये तैयार किया गया है ना, 11 मार्च को ये निर्णय लिया गया, 11 मार्च को इस योजना को भेजने का निर्णय लिया, यानी कि ये मिशन तैयार किया गया है ना। तुरंत ही 23 मार्च को है ना, 23 मार्च 1942 को है ना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे और मजदूर यानी मजदूरों के नेता भी थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, और ब्रिटिश युद्ध समिति है ना, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे है ना, और भारत के प्रति इनकी हमदर्दी थी, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करते थे है ना। तो इस क्रिप्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा एक क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा गया, ताकि किसी भी तरह से यानी प्रस्ताव भेजा गया इसलिए ताकि भारत को किसी भी तरह से बहला फुसला के और युद्ध में शामिल कर लिया जाए। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि भारत की मांग को पूरा किया जाए, क्रिप्स मिशन को इसलिए नहीं भेजा गया था कि जाओ है ना, जाइए क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स जी जाइए भारत की मांग को देखिए कि क्या उनका मांग उनको पूरा कीजिए, इसलिए नहीं भेजा गया, भारत की ज़रूरतों के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि इसलिए भेजा गया था ताकि ये क्रिप्स मिशन जाए और भारत में है ना भारतीय लोगों को बहला फुसला कर किसी भी तरह से युद्ध में उनका समर्थन प्राप्त कर ले, इसलिए इस क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन अपना प्रस्ताव लेके आए है ना 23 मार्च 1942 ईस्वी को। आने के बाद कांग्रेस के मंत्री यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले, गांधी जी से, नेहरू जी से है ना, सभी से मिले और अपने प्रस्ताव को पेश किए। क्रिप्स मिशन में जो उनका प्रस्ताव था, क्या था प्रस्ताव जानना चाहेंगे हम लोग है ना। इनका प्रस्ताव था कि फिर से वही बात, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, अर्थात एक भारतीय है ना, एक भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा, भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा, यानी कि है ना भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा, और युद्ध के बाद
युद्ध के बाद पूर्ण रूप से, यानी कि यहाँ पे अब एकदम पूर्ण रूप से, यानी कि एकदम मान्यता दे दिया कि युद्ध के उपरांत, है ना, युद्ध के बाद, है ना, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें, है ना, जो ब्रिटिश प्रांत है, एक देसी राजा, है ना, सॉरी, एक देसी राज्य, है ना, और एक ब्रिटिश प्रांत, है ना, जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश के नियंत्रण है। तो ब्रिटिश प्रांत से जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य आएंगे वो ब्रिटिश प्रांत से चुन के आएंगे, और देसी राज्य से, है ना, देसी राज्य से जो सदस्य आएंगे उनको राजा नॉमिनेट करके भेजेगा, है ना, या फिर कोई देसी राज्य जो होगा, देसी प्रांत जो होगा, है ना, अगर इस संविधान को मानने से इनकार करेगा तो वो अपना एक अलग संविधान बना लेगा। ये मतलब बात इस क्रिप्स मिशन में कहा गया। एक युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय लोग ही, है ना, अपना संविधान तैयार करेंगे, संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे, है ना, लोगों को क्या क्या अधिकार देना, ये सब बात तय करेंगे। और इस संविधान सभा में, संविधान बनाने वाली इस समूह में, संविधान बनाने वाले लोगों की इस टीम में, है ना, ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आएंगे वो चुन के आएंगे, निर्वाचित होके आएंगे, है ना, और देसी राज्य से जो सदस्य आएंगे वो मनोनीत होके आएंगे, यानी राजा के द्वारा नॉमिनेट करके भेजा जाएगा। और उसमें भी जो देसी प्रांत, यानी जो देसी राज्य, है ना, इस संविधान को मानने से इनकार करेगा, नहीं मानेगा, वो अपना उसको ये अधिकार होगा कि वो देसी राज्य अपना अलग संविधान बनाए और उस संविधान के अनुसार वो अपना प्रशासन चलाए। तो यहीं पे क्रिप्स मिशन के फेल होने का, यहीं पे समझिए, तो यहीं पे क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्योंकि ऐसा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि भारत के लिए, है ना, अलग अलग अनेकों संविधानों, बहुत सारे देसी राज्य थे, लगभग 665 देसी राज्य थे, अब उसमें से बहुत सारे देसी राज्य संविधान को मानने से इनकार कर देते, क्योंकि सब अपना, है ना, सब अपना राज का चाहता है ना, वो अपना स्वतंत्र प्रांत चाहता, अपना स्वतंत्र संविधान चाहता है कि नहीं। तो कुल मिला के बहुत सारा संविधान बन जाता भारत का। तो ऐसा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के राजनेता कतई होने नहीं देते। अतः इस क्रिप्स मिशन को क्या किया गया भाई, तो अस्वीकार कर दिया गया। और इसके अलावा ये भी इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने का अधिकार भारतीय को दिया जाएगा, और जब तक भारतीय अपना संविधान निर्माण न कर ले तब तक रक्षा संबंधी पूरी जिम्मेदारी, भारत की रक्षा संबंधी पूरी जिम्मेदारी, है ना, ब्रिटिश की होगी, यानी ब्रिटेन की होगी, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। जैसे भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना है या न रहना है, ये भारत की मर्जी पे निर्भर करेगा, है ना, भारत इस पे निर्णय ले सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ से कैसा रिश्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना है ना, इस तरह का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय भारत ले सकता है। भारत को एक उपनिवेश बना दिया जाएगा, है ना, और इस तरह से वायसराय की शक्ति कायम रहेगी। लेकिन वायसराय की शक्ति कायम रहेगी, ये भी बात इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि वायसराय की शक्ति कायम रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को निर्णय लेने की आज़ादी रहेगी, है ना, भारत निर्णय ले सकता है, भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में उनको कैसा यानी उनसे किस तरह का संबंध रखना है, उसमें भी भारत स्वतंत्र रहेगा, है ना। इसके अलावा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा में इस तरह से लोग चुना के आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर, देसी राज्य से मनोनीत होकर, और जो देसी राज्य इसको नहीं मानेगा उसको अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा। भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, है ना, और भारतीय संघ का स्थापना किया जाएगा। इस तरह की बातें इस क्रिप्स प्रस्ताव में कही गई, है ना। वायसराय की शक्ति कायम रहेगी, है ना, भारत की रक्षा संबंधी जिम्मेदारी जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए, है ना, ये ब्रिटिश के पास रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी, है ना, भारत को उपनिवेश बना देगा। ये सब बात क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया, जिसको, है ना, पूर्ण रूप से यहाँ पे भी पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान का कोई चर्चा ही नहीं हुआ कि एक अलग राष्ट्र बनेगा पाकिस्तान, है ना।
इसका कोई चर्चा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसके बारे में कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये बहुत लंबे समय का एक चेक है, यानी एक दीर्घकाल का एक चेक है जो कभी भजेगा ही नहीं। ये एक ऐसा चेक है जो आगामी काल का, बहुत लंबे समय वाला भविष्य का एक चेक है जो कभी भज ही नहीं सकता है ना। उसी में जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि जो कि जिसका बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है, यानी कि ये पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा गया? ये पोस्ट डेटेड है ना चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसके आगे क्या जोड़ दिया? याद रखना है क्योंकि बहुत सारे है ना जेल नेहरू, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा। नेहरू ने कहा जिसका बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है। पहले ही यानी कि महात्मा गांधी ने इसे कहा, स्क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये आगे की तिथि का एक ऐसा चेक है ना जो कभी भज ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आगे जोड़ दिया क्योंकि जिसका बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से स्क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी है ना अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने क्यों किया? क्योंकि उसमें पाकिस्तान का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया था, है ना। और कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि भारत को 2 यूनियन स्टेट चाहिए नहीं था, तो भारत को पूर्ण है ना स्वतंत्रता चाहिए थी, भारत को कंप्लीट इंडिया चाहिए था, एक स्वतंत्र भारत चाहिए था, है ना। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। और इस तरह से यानी कि अगर इसको स्वीकार कर लेते तो भारत का बहुत सारा संविधान हो जाता, 100 संविधान हो जाता, है ना, जो यानी कि बेतुका क्रिप्स मिशन था, जिसको स्वीकार करना कहीं से यानी कोई ऐसा तर्क ही नहीं निकलता जिसकी वजह से भारतीय लोग इसको स्वीकार करते, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया, है ना। तो क्रिप्स प्रस्ताव भी विफल हो गया, है ना। संवैधानिक सुधार के प्रयास में, है ना, ये क्रिप्स मिशन भी, है ना, क्या हो गया? विफल हो गया, है ना, अस्वीकृत हो गया भारतीयों के द्वारा। अतः भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण ये भी बना कि क्रिप्स मिशन, है ना, संवैधानिक सुधार, भारतीय लोगों को उस समय संवैधानिक सुधार चाहिए था, है ना। और इसके प्रयास में ये क्रिप्स प्रस्ताव भी विफल हो गया क्योंकि ऐसा प्रस्ताव लाया गया था जिससे भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हो पाए और असंतुष्टि की भावना और पनपने लगी, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए माहौल तैयार होने लगा, है ना। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के बाद, है ना, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, है ना, जिसको हम लोग जानेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और कारण है, देख लेते हैं। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि। भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण ये भी था कि उस समय असंतुष्टि की भावना पैदा हो रही थी। आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा असमानता असंतुष्टि, है ना, देखने को मिल रहा था क्योंकि युद्ध शुरू होता है तो हम जानते हैं कि, है ना, संसाधनों की कमी उत्पन्न हो जाती है ना, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का आयात निर्यात सब थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। मतलब इस वजह से, है ना, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, यानी कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। चावल और नमक जैसे बेसिक चीज़ों की, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे, यानी एकदम से यूज में आने वाली चीज़ों की, है ना, बहुत कमी, है ना, कमी उत्पन्न हो गई। महंगाई बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, चावल और नमक का बहुत स्कार्सिटी पैदा हो गया, यानी कि कमी पैदा हो गया। तो इस वजह से आर्थिक असंतुष्टि पैदा हो गया, यानी कि लोगों में मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो जाने की वजह से लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न गई, बौखलाहट की भावना उत्पन्न गई, यानी लोग उथल पुथल हो गए, यानी कि लोग उबालू हो गए, यानी कि आक्रोशित हो गए, आक्रोश का माहौल तैयार हो गया, यानी कि क्रोध पैदा हो गया। यानी इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये जो कारण है इससे क्या होता है, तो जनता में क्रोध पैदा होता है। क्रोध पैदा हो गया, अब थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा मौका मिलेगा, है ना, थोड़ा सा मौका मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा मौका मिलेगा तो लड़ लिया जाएगा, क्योंकि क्रोधित तो हम हो गए ना। तो कुल मिला के इस मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि
हमलों में बेतहाशा वृद्धि जो है ये क्या बना, भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण बना। इस वजह से जनता में असंतुष्टि की भावना बढ़ने लगी, है ना, जनता क्रोधित होने लगी। इसके अलावा युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय क्या हुआ भाई, तो 1941 तक मानिए, है ना, 1941 तक जापान जो है दक्षिण पूर्व एशिया में चढ़ाई कर रहा था, है ना। हमने अभी बताया कि बर्मा को, मलाया को, है ना, सिंगापुर को जीतते हुए जापान आगे बढ़ रहा था, यानी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर, है ना, धुरी राष्ट्र का कब्जा हो रहा था, जापान चढ़ाई कर रहा था, है ना, और ब्रिटेन पराजित हो रहा था, यानी कि ब्रिटेन हार रहा था, ब्रिटेन यानी मित्र राष्ट्र हार रहा था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का चढ़ाई हो रहा था, धुरी राष्ट्र का चढ़ाई हो रहा था, है ना। ब्रिटेन फ्रांस अर्थात मित्र राष्ट्र हार रहे थे, ब्रिटेन का पराजय हो रहा था। अतः ब्रिटेन को जो अपनी शक्ति का, है ना, अहंकार था, है ना, कि हम किसी से पराजित नहीं हो सकते, हम अजय हैं, है ना, हम अमर हैं, किसी से पराजित नहीं हो सकते, वो टूटने लगा, वो भरम टूटने लगा। और भारतीय, है ना, भारतीय लोगों के मन में भी एक आत्मविश्वास पैदा होने लगा कि ये भी हार सकता है ना। और लोगों में, है ना, लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति एक यानी कि अंग्रेज़ों के प्रति थोड़ा सा समझिए तो, यानी कि लोगों के अंदर मजबूती उत्पन्न होने लगा, यानी कि एक शक्ति उत्पन्न होने लगा कि ये भी हार सकता है, इसको भी हराया जा सकता है, ये इतना शक्तिशाली है, फिर भी ये द्वितीय विश्व युद्ध में हार रहा है, पराजित हो रहा है ना। तो अतः यही मौका है कि उधर द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, वहाँ भी वो कमज़ोर पड़ रहा है। अगर इसी मौके के अनुसार, है ना, हम लोग भी कोई आंदोलन शुरू कर दें, इस पर चढ़ाई कर दें, तो इसका असर पड़ेगा और ये भी कोई महान नहीं है, इसको भी हराया जा सकता है। तो युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी, जिससे भारतीय लोगों का हौसला अफजाई हो रहा है ना। इसके अलावा ये 6 कारण थे, है ना। इसके अलावा और कारण बनाए जा सकते हैं, और कारण बनाए जा सकते हैं, और यहाँ पे बनाना जरूरी भी है, क्योंकि वो भी एक कारण है। जैसे क्या 6, और इसके अलावा 7वां कारण ये है कि भारतीयों यानी जापान के आक्रमण का भय, जापान के आक्रमण का भय। जैसा कि अभी हमने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का चढ़ाई हो रहा था, यानी कि ध्रुवी राष्ट्र का चढ़ाई हो रहा था। अब बगल में ही, है ना, बर्मा के बाद बगल में बर्मा भी पहले भारत का हिस्सा था, जो 1935 के अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया था, है ना। तो बर्मा के बाद अब भारत का ही नंबर था, यानी भारतीय राजनेता को भी भय होने लगा कि अगर हम इसी तरह तटस्थ रहें, शांत रहें, युद्ध में तो हम उसका सहयोग नहीं है कर रहे हैं, है ना, जनता अगर इसी तरह शांत रही, है ना, तो जापान जो है भारत पे चढ़ाई कर देगा, है ना, जापान जो है चढ़ाई कर देगा, और क्या होगा, तो भाई भारत जो है न स्वतंत्र हो पाएगा और ब्रिटिश के हाथ से फिर जापान का उपनिवेश बन जाएगा। तो गांधी जी को ये भय होने लगा था, इसी वजह से गांधी जी ने ये कथन छोड़ा कि अंग्रेज़ों तुम ऐसा ना करो, अंग्रेज़ों तुम ऐसा ना कहीं कर दो कि ब्रिटिश न तो यानी कि ब्रिटिश न यानी सॉरी भारत जो है ना ब्रिटिश का रहे, है ना, ना भारतीय, है ना भारतीयों का रहे, बल्कि जापान के हाथ लग जाए। इसीलिए तुम ऐसा करो कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, है ना, इसे जापानियों के लिए मत छोड़ो। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से उन्होंने कहा, तो जापान से भी आक्रमण का भय हो रहा था भारतीय राजनेता को। अतः ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में जनता के बीच एक आंदोलन का माहौल बनाना जरूरी था, है ना, लड़ने का एक माहौल बनाना जरूरी था। तो जापान का आक्रमण का भय भी भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का एक कारण बना, है ना। और दूसरा और एक और कारण मेंशन किया जा सकता है, 8वां कारण ये था कि बर्मा में भारतीयों के साथ जुड़ रहा भारतीयों बर्मा में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, यानी कि बर्मा
पे अधिकार जापानियों का हो गया था। अब वहाँ से लोग किसी भी तरह भारत आ रहे थे, जो यूरोपीय मूल के थे है ना, उनको आसानी से आने दिया जाता था, लेकिन भारतीय मूल के जो थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उनके लिए काली सड़क बनाई गई थी, यूरोपियों के लिए सफ़ेद सड़क बनाई गई थी, यानी कि पशुओं जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। अतः इस वजह से यानी बर्मा में जो भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, अतः इस वजह से भी भारतीय लोगों में यहाँ भारत में असंतुष्टि की भावना, क्रोध की भावना पनपने लगी है ना। और भारतीय लोग जो है एकदम से उतारू हो गए किसी भी आंदोलन की शुरुआत के लिए है ना, और अंग्रेजों से भिड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए है ना तैयार हो गए। अतः ये सब जो है भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने का कारण बना। अब हम देखते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो आंदोलन की शुरुआत क्रिप्स मिशन के बाद ही हो गई। जब क्रिप्स मिशन विफल हो गया है ना, उसके बाद ही भारतीय यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को है ना, वर्धा जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, महाराष्ट्र में ही वर्धा है, वहीं पर कांग्रेस कार्य समिति का एक बैठक हुआ। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का है ना 14 जुलाई 1942 को है ना वर्धा महाराष्ट्र में एक बैठक हुआ। वहीं पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया है ना, यानी कि इसको परमिशन मिल गया। उसके बाद 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 1 अगस्त 1942 ईस्वी को तिलक दिवस मनाया गया है ना। तिलक दिवस यानी कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। उन्हीं के सम्मान में 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, इसलिए ताकि लोग जो है तिलक दिवस मनाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाए है ना, लोग जुड़ना शुरू हो जाए, एकत्रित होना शुरू हो जाए है ना, तो इसीलिए तिलक दिवस मनाया गया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को है ना मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको आज जो मैदान आज भी है, जिसको अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है ना, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में है ना कांग्रेस पार्टी का एक बैठक हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष चुने गए। इस 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में है ना कांग्रेस पार्टी का है ना एक वार्षिक अधिवेशन, ये तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था वर्धा में, सिर्फ कार्यकारिणी समिति यानी कार्य समिति का बैठक था। इसमें प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया, यानी कि बड़े बड़े नेता जो थे उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हाँ ये किया जाएगा। उसके बाद वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें सभी लोग शामिल हुए है ना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगस्त से नाम अगस्त से याद आया क्योंकि 8 अगस्त 1942 को यानी अगस्त के महीना में ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष चुना गया। इस कांग्रेस पार्टी के बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष चुना गया। और इसी कांग्रेस पार्टी की इसी बैठक में है ना गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया भारत छोड़ो आंदोलन का, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पेश किया है ना गांधी जी ने। तो इस प्रस्ताव, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया कांग्रेस पार्टी के इस वार्षिक अधिवेशन में है ना 8 अगस्त 1942 ईस्वी को है ना, तो बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे जो भारत के जो राजनेता थे, वो असहमत हो गए। यानी वो नहीं चाहते थे कि फिर से कोई आंदोलन शुरू किया जाए, क्योंकि गांधी जी पे उनका भरोसा नहीं था, क्योंकि बार बार गांधी जी है ना इतने मेहनत और मशक्क़त से किसी आंदोलन को शुरू किया जाता था, जैसे असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इतने मेहनत और मशक्क़त के बाद इतने जोश और क्रोश के साथ एक माहौल तैयार किया जाता था, और गांधी जी किसी भी छोटी सी घटना की वजह से उसको एकाएक वापस ले लेते थे। उसका असहयोग आंदोलन का भी कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ था वो नहीं हो पाया
है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो शुरू किया गया था, और एक छोटी सी, है ना, छोटी घटना की वजह से नहीं, बस छोटे से लालच की वजह से गांधी जी ने उसको, है ना, स्थगित कर दिया। अतः इसी वजह से बहुत सारे नेता का, है ना, अब गांधी जी के फैसले पर भरोसा नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि अब कोई आंदोलन शुरू करने से कोई फायदा होने वाला है, ठीक ना, इसीलिए वो असहमत हो गए और इस प्रस्ताव का विरोध किया। जैसे ही प्रस्ताव पारित किया गया, सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, है ना, अपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया इसका विरोध करते हुए, इस प्रस्ताव का। उसके अलावा मौलाना कलाम भी और मौलाना कलाम और जवाहरलाल नेहरू, भी, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम याद रहेगा किन लोगों ने विरोध किया। तो सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, है ना, और इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसके बाद मौलाना कलाम और जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रस्ताव से असहमत थे, है ना, यानी पूर्ण रूप से असहमत नहीं थे, खुल के जाहिर नहीं हो रहे थे, लेकिन यानी कि समझिए तो यानी कि आधा बोलते हैं ना, तो हाँ, तो यानी कि 50% वो भी असहमत थे इस प्रस्ताव से, है ना, यानी कि उन्होंने भी कुल मिला के विरोध के ही श्रेणी में रखा जाएगा, मौलाना कलाम और जवाहरलाल नेहरू ने भी, है ना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तो ऐसा विरोध किया कि उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। इसके अलावा अगर पार्टी का बात किया जाए तो पार्टी में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, है ना, पूर्ण रूप से इसका विरोध किया मुस्लिम लीग ने, है ना। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया इसका, है ना, आरएसएस ने इसका विरोध किया, हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया, ये सब विरोध किए भारत छोड़ो आंदोलन के इस प्रस्ताव का। सपोर्ट किसने किया? तो सपोर्ट राजेंद्र प्रसाद ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, राम मनोहर लोहिया ने किया, है ना, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, है ना, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने इस प्रस्ताव का सपोर्ट किया, है ना। चूँकि यानी इस तरह से ये सिलसिला चला और कुल मिला के कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्रस्ताव पारित हो गया, है ना। और यहीं पर गांधी जी ने, है ना, इस भारत छोड़ो आंदोलन का, है ना, रूपरेखा बताया कि किस तरह से ये आंदोलन चलाया जाएगा, यानी इस भारत छोड़ो आंदोलन की स्वरूप को बताया, है ना। यानी कि इसी ग्वालियर टैंक मैदान में, है ना, गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया, है ना, 70 मिनट का गांधी जी ने इसी ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण दिया। और इस 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे स्वरूप को, है ना, लोगों के सामने रखा कि किस तरह से ये आंदोलन चलाया जाएगा। तो आंदोलन की शुरुआत तक हम लोग समझ गए हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए, है ना, बाकी के बचे पार्ट को, है ना, अभी आंदोलन के बारे में, है ना, बहुत सारी बातें हैं जो अभी जाननी है, तो बाकी के बचे पार्ट को हम लोग इसी वीडियो का 2 पार्ट बना देते हैं, है ना, बिना किसी अवरोध के। तो बाकी के पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक कि हमने समझ लिया आंदोलन की शुरुआत। अब हमको समझना है आंदोलन का स्वरूप, यहाँ से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ी हुई सारी बातों को मेंशन किया जाए, सारी बातों को बताया जाए, ताकि कोई भी बात एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से, है ना, जवाब दे सकें, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि माइक नहीं है, माइक भी जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा, है ना दोस्तों। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए।